स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। कल भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मैंने 50 सवाल को डिस्कस किया था। आज उसके आगे का सवाल लगभग 40 से 45 सवाल को भी डिस्कशन करेंगे और जो इसका एक्सप्लेन किया जो रहता है उसको भी हम पढ़ेंगे। मुझे पढ़ने से एक फायदा तो अवश्य होती है कि आप एक सवाल को 2 बार पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सवाल का। पहला सवाल है आपका, कल का लास्ट सवाल कहाँ पे हम लोग खत्म किए थे? इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो आप लोग मुझे बताएंगे भगत सिंह। आज वही से शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध नारा इनकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। तो 50 नंबर का सवाल कल लास्ट था। आज हम 51 नंबर का सवाल को मैंने डिस्कस कर दिया है, सरदार भगत सिंह। अगला सवाल क्या है आपका? 52 नंबर का सवाल देखते हैं। 52 नंबर का सवाल बता रहा है वही है कि इनकलाब का नारा किससे जुड़ा हुआ है। तो 3 सवाल एक ही टाइप का है पर अलग-अलग पूछने का तरीका था। क्या है कि किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह। अगला सवाल है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के साथ समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? लो, 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। ये कब आया था एग्जाम में? 64वें बीपीएससी में आया हुआ एग्जाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? प्रमुख क्रांतिकारी थे ये। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ है, जिस समय भारत में क्या चल रहा है? स्वदेशी आंदोलन। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। अब तक यहाँ पे 23 मार्च है। 23 मार्च को आप अवश्य याद रखेंगे। 23 मार्च क्यों? मैं 23 मार्च को ही नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपका तारीख से सवाल जो आता है, जैसे आप 66 दिए होंगे, 67, 68 में आप देखें कि तारीख से सवाल जरूर आया हुआ है। एक मान लेते हैं देता है भगत सिंह का भगत सिंह को फांसी तक कब दी गई थी? 24 मार्च, 25 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च। तो आप मार्च तो याद करके जाएंगे, परंतु डेट में कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए आप अपने पे भरोसा रखें। कौन क्या कहता है कि डेट नहीं याद करना है, तो आपको एग्जाम पास करना है। जो कहता है उसको एग्जाम पास नहीं करना है। तो आज से आप लोग सोच लें कि हमें डेट भी याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? किस तारीख को दिया गया था? मैंने कहा यहाँ पे सवाल वो आ भी गया। तो कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद। आपको पता है क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के 2 सदस्य कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्य कितना? कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो याद रखेंगे समय पर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोजपुर में है। याद रखेंगे, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। यहाँ 23 तारीख को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे
किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, याद रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। कह रहा है कि लाहौर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दिया गया। और कहाँ भेजा गया? सेलुलर जेल में भेजा गया। कहाँ पड़ता है ये? अंडमान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कल भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये साथी कौन थे? राजगुरु और भगत सिंह, सॉरी, राजगुरु और सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका। लाहौर षड्यंत्र के मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो किसका? वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 3, 4, 5 है। तो देखते हैं 3, 4, 5 कहाँ पे दिया हुआ है। 3, 4, 5 तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। डी है ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम कौन था? देखिए आसफ उल्ला खां। मैंने कहा था ना ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल बन भी सकता है। यहाँ पे देखिए सवाल आ भी गया है। आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में शायद बताया था। आसफ उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान का अयोध्या, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। याद रखेंगे कि आसफ उल्ला खां को कहाँ, किस जेल में फांसी की सजा हुई थी? फैजाबाद में, वर्तमान का अयोध्या। याद रखेंगे। जिस तरीके से सवाल पूछता है खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में। उसी प्रकार से ये भी सवाल है कि आसफ उल्ला खां जो कि प्रथम व्यक्ति है मुस्लिम जिन्हें फांसी, हो सकता है पूछ लेगा कि किस जेल में? तो फैजाबाद की जेल में। कब? 19 दिसंबर 1927 और 27 वर्ष की अवस्था में। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था। तथापि यद्यपि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे अजीजुद्दीन भी है ना। तो अगर 1857 के संदर्भ में ले तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो ऑप्शन नंबर आसफुल्ला खां होगा। तो आप सवाल को देखते हुए चलेंगे कि क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए या फिर 1857 के लिए, 1857 के समय। याद रखेंगे इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1930 में। मेरठ मुकदमा 1929 में। और यहाँ पे क्या बता रहा है? 1928 में
क्या हुआ था? काकोरी कांड 1928 में नहीं हुआ था, 1925 में, 1925 या 24 में हुआ था। और कानपुर मुकदमा 1924 में हुआ था। 1925 में ये होते याद रखेंगे, 1924, 1925, 1929, 1930। तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन 1916 में हुआ था। अच्छा, इस लाहौर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे 1916 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1916 होगा। उसके बाद 1, 4, 1, 4, 2, 3 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र पूछ रहा है यहाँ पे, मुकदमा गदर आंदोलन के बाद वर्ष 1916 तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह के मामले में 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र 1924, काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेजर षड्यंत्र 1929 है। तो प्रथम षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभ्यस्त अभ्यस्त उत्तर कौन सा होगा? आपका सी। देखिए, यहाँ पे समझा दूं आपको, यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है, जब मैं बना रहा था उसमें गलत मैंने लिख दिया था, वही यहाँ पर रह गया है। देखिए, लाहौर मुकदमा कब हुआ है? 1916 में, याद रखेंगे। 1916 में हुआ है लाहौर मुकदमा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, कौन सा? 1924 में का कानपुर मुकदमा हुआ था। तो एक लाहौर, फिर दूसरा 4, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है काकोरी मुकदमा, उसके बाद है मेरठ मुकदमा। तो आप याद रखेंगे, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी हम कर सकते हैं 1, 4, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ये घटना घटा, दूसरा ये घटा, तीसरा काकोरी और चौथा मेरठ। तो याद रखेंगे, मैंने इसको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों क्या है सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। और यहाँ पे क्या, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4,000 रुपये की डकैती की। देखिए, 4,000 रुपये की डकैती की, याद रखेंगे। 4,000 उस समय बहुत होता था। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिन सन्याल, ममता नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916-1930 में है, अतः सही सुमेलित है। इस प्रकार ए और बी भी सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो आपका डी नहीं है, काकोरी षड्यंत्र। कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में, 9 अगस्त को। पूछ सकता है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र रासबिहारी बोस, तो ये भी गलत है। याद रखेंगे, क्या कह रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस आसफ उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या बता रहा है, सही सूची 1 सूची 2 को क्या करें, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट को सही उत्तर चुनिए। अब हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी है। तो सी है, तो लाहौर षड्यंत्र जो होता है कब होता है, जतीन्द्र नाथ के समय होता है। लाहौर षड्यंत्र कब होता है, जतीन्द्र नाथ के समय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस जो है राजगुरु के समय में होता है ना। दिल्ली षड्यंत्र आपका किसके समय होता है, अमीर चंद। तो ऑप्शन नंबर एक, अलीपुर षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर दो। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे, हावड़ा षड्यंत्र केस किसके साथ में हुआ था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के समय। याद रखेंगे, षड्यंत्र से सवाल यहाँ पे मैपिंग पूछ सकता है। तो हावड़ा षड्यंत्र किसके समय में हुआ था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के समय। लाहौर षड्यंत्र तो राजगुरु के समय। दिल्ली षड्यंत्र किसे के, जतीन दास, मास्टर अमीर चंद, सॉरी, मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष के समय हुआ था। याद रखेंगे किसके समय में कौन सा षड्यंत्र हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो बताइएगा आप लोग। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में कौन कौन हुए थे गिरफ्तार, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में शामिल थे। फिर से इसको देखते हैं। मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र का। याद रखेंगे सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल, या एक दशक में 10 साल होता है, याद रखेंगे। 20वीं सदी के तीसरे दशक में यानी 1920 और 1924 के आसपास में, 1920 1930 के बीच को दशक बोला जा रहा है, तो उसके मध्य की बात यहाँ पे हो रहा है। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा था। सरकार ने दमन का सहारा लिया, वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और आपका शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4 4 साल की कैद की सजा हुई थी। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शास्त्रागार पर धावा के मतलब आयोजित किया गया धावा बोलने का, तो सूर्यसेन। सूर्यसेन ये बंगाल में पड़ता है चटगांव आपका। कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार धावे का मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, मास्टर दा कौन, मास्टर दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सूर्यसेन। कह रहा है कि सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। याद रखेंगे, आपने क्या क्या पढ़ लिया, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरा क्या पढ़ा आपने, SRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब क्या पढ़ रहे हैं, IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, सूर्यसेन। कहाँ किया गया था, बंगाल में। सूर्यसेन को किस नाम से जानते हैं, मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। इसके सदस्यों में कौन थे, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती,
लेकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में आईआरए के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर, आईआरए का मतलब याद रखेंगे, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य जो था, कहाँ पे धावा बोल दिया, चटगांव शस्त्रागार पर, हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को आईआरए के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई। 12 जनवरी 1934 को भगत सिंह, 23 मार्च 1931 को याद रख 1929 को, सब एक एक डेट को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है, तो सूर्य से। कौन संबंधित है, सूर्य से, याद रखेंगे सूर्य से। अगला सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे 67 नंबर से भी सवाल आया हुआ है, डी होगा आंसर, मैंने बताया भी। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसने बनाया था, तो सूर्यसेन ने बनाया था, सूर्यसेन। आगे बढ़ते हैं। चटगांव जो है कि वही है सवाल, तो सवाल देखिए एक ही है, आंसर देखिए ये है, सवाल सब एक ही है पर पूछने का तरीका अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ अगला नया सवाल है, देखिए। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, तो कौन थे, खुदीराम बोस। तो किस समय इनको फांसी दी गई थी, 1908 में दिया गया था, किस कारण से दिया गया था, आप मुझे बताएंगे। जो नया सवाल रहेगा उसी को देखते हैं, जो रिपीट रहेगा उसको हम पढ़ देंगे सिर्फ। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ फांसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। सुखदेव 1907 में जन्म हुआ था, इसमें फांसी, फांसी दी जाने के समय उम्र क्या थी इनकी, 24 वर्ष, याद रखेंगे। सुखदेव का जन्म कब हुआ है, 1907 में। फांसी कब दिया गया, 1931 में। जब इनको फांसी दी गई थी तो इनकी उम्र क्या थी, 24 वर्ष। आसफ उल्ला खां जन्म कब हुआ है, 1900 में। फांसी कब हुई, 1927 में। और जब फांसी का समय उनकी उम्र क्या थी, 27 वर्ष। खुदीराम बोस जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 1889 को, 3 दिसंबर 1889 को। फांसी कब हुआ, 11 अगस्त 1908 को। डेट याद रखेंगे, फांसी कब हुई है, जन्म का नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, परंतु फांसी कब हुई या सब याद रखेंगे। फांसी के समय इनकी उम्र कितनी थी, फांसी के समय इनकी उम्र थी 8 वर्ष, 8 माह, 8 दिन, याद रखेंगे। तीनों में 8 8 लगा हुआ है, 18 वर्ष, 8 माह, 8 दिन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सुखदेव 1907 में जन्म लिए, 1931 में फांसी हुई, 1924 के, और जब ये इनको फांसी हुई तो 24 वर्ष के थे। आसफ उल्ला खां 1900 में जन्म लेते हैं, 1927 में इनको फांसी मिलती है, और इस समय कितनी उम्र के थे ये, 27 वर्ष के थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को होता है, फांसी कब होता है, 1908 को। कितने समय के थे, 18 वर्ष, 8 दिन के लिए। अगला है क्या, हेमू कालड़े। देखिए यहाँ पे न बोलते हैं, न नहीं होता, ड़ होता है यहाँ पे, हेमू कालड़ी होगा,
अभी कानूनी हो, कानूनी गलत हो जाएगा सब, इसलिए सही उच्चारण क्या होता है, र इसको बोलते हैं। जिनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। फांसी कब हुई? 21 जनवरी 1943 को, याद रखेंगे। फांसी के समय इनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष 9 माह 28 दिन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अभिनव भारत समाज वीडी सावरकर है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी आर दास। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 4। अगला क्या है? अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति के कौन हो जाएंगे? 2। और गदर पार्टी यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी 1। एक मैं लिख देता हूँ, 1 गदर पार्टी के 2 और स्वराज पार्टी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो गया आपका। चलिए, यहाँ पे सुमेलित कर रहा है, तो आप इसे देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है। इसमें सही उत्तर को चयन कीजिए। अगर इस प्रकार का सवाल आए, देखिए इसमें सही उत्तर कौन सा नहीं है, तो बस इसमें क्या पढ़ना है आपको? बस इसमें 2 पार्ट को पढ़ना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लास्ट में क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा कथन, कौन चयन गलत है, इस प्रकार से सवाल आता है। तो आप 2 पार्ट पढ़ के ये और दूसरा ये पार्ट पढ़ेंगे। चलिए, क्या बता रहा है यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं। चलिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। मित्र मेला के बीडी सावरकर ही थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, कौन थे? सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कौन थे? एच एस एस एन सन्याल, मतलब सचिन सन्याल। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 2 4 और 3। 1 2 4 3। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 4 3। आंसर देख लेते हैं इसका, 1 2 4 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। देखिए, आप एक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 दे दिया है। तो आपको पता है कि मित्र मेला की स्थापना गणेश सावरकर और वीडी सावरकर ने किया है, और अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर ही थे। परंतु यहाँ पे उलट करके दे दिया है। ऐसे भी अगर 1 4 3 भी रहता तो गलत नहीं होता, आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अगला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार से मिला दिया गया है ना। अभिनव भारत, वीडी सावरकर। मित्र मेला, वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, एसएन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसएन सन्याल। देखिए इसमें क्या था ना, सवाल मिलाना था ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे सवाल ऑप्शन के अनुसार मिलाना था। ठीक है, तो 2 1 4 3 इस प्रकार से यहाँ मिलाया गया है, इस प्रकार से यहाँ मिला दिया गया है, और इस प्रकार से। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखाई दे, है ना। चलिए, देखिए इस प्रकार से इसको मिलाया गया है, इस प्रकार से। तो मैंने इस प्रकार से ऐसे मिला दिया था, सामना सामनी, एक दूसरे के सामने मैंने मिला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका?
वही सवाल है, सही उत्तर को चुनना है। कौन सा है चटगांव शस्त्रागार? तो कौन थे चटगांव शस्त्रागार में कौन थे? तो सूर्यसेन थे। याद रखेंगे सूर्यसेन थे। काकोरी षड्यंत्र में कौन थे? काकोरी षड्यंत्र में कौन थे? तो आप याद रखेंगे। तो आपके काकोरी षड्यंत्र में थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए यहाँ पे सी। तो सी हो जाएगा आंसर। 3 4 2 1, यानी यहाँ 3, दूसरा का क्या हो जाएगा 4, और 2 1। याद रखेंगे 2 4, 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलिए। चटगांव शस्त्रागार हमला शुरू से 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को। लाहौर षड्यंत्र जो है कि आपका जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे 63 दिन की क्या रखे थे भूख हड़ताल, और 13 दिसंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में करते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत बंदी बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी कौन थे वो? आपके जतिन दास थे। कौन थे? जतिन दास थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? जतिन दास भूख हड़ताल, ठीक। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए। अगला क्या है? भगत सिंह को फांसी हुई। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, याद रखेंगे। चलिए। सही सुमेलित करना है। चटगांव वाला कांड कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? चटगांव का काम किसके समय हुआ था? तो आप लोग मुझे बताइए। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कूका आंदोलन। तो पहले हम तीन मिलाते हैं। कौन पहले मिलाते हैं? अभिनव भारत, वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष, कूका आंदोलन, गुरु राम सिंह। तो बच गया कौन? चटगांव वाला। तो ये हुआ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक। चलिए। काकोरी केस के अभियुक्त बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत। न्यू सवाल है, याद रखेंगे। ये अभी तक बीपीएससी में शायद नहीं पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि काकोरी केस के समय अभियुक्त में जो बचाव में समिति का गठन किया गया था, तो गोविंद बल्लभ पंत बीपीएससी में आने की संभावना है। ये सवाल पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित थे योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने गोविंद पंत बल्लभ के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वेबसाइट पर प्रस्तुत
शंकर नारायण राव का आलेख में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक की प्राथमिक स्रोत मानते हैं, विकल्प बी को हम सही उत्तर मानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, सम्मिलित करना है और सही उत्तर को चुनने के लिए यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए सही उत्तर चुन लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका? रिवोल्ट ग्रुप, सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और यहाँ पे क्या दिया गया है? रामप्रसाद बिस्मिल वो अध्यक्ष थे। तो सचिंद्र नाथ सान्याल तो है नहीं यहाँ पे, तो हम किसको मारेंगे? रामप्रसाद बिस्मिल को। अगला क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा। तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5-1-4-2-4, 5-1-2-4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने के लिए मास्टर सूर्यसेन को है श्रेय जाता है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी। राम प्रसाद हिंदुस्तानी गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक के संस्थापक थे। संस्थापक ये नहीं थे आचार्य के, सचिन सान्याल थे और इसके अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे थे। मैंने कल आपको कहानी बताई भी थी कि जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, उसका जो विधि विधान जो था ना, वो पीले पर्चे पे लिखा जाता था। तो सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी इस पीले पर्चे को लेकर के समाज में बता रहे थे कि इस प्रकार से हमारा जो संस्था है कार्य करता है, और लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसी क्रम में क्या होता है कि उनको अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अध्यक्ष कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस संस्था को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था? 2 जगह डकैती डाली, परंतु वहां से नहीं लाभ मिल सका। तो काकोरी कांड में आपने क्या पढ़ा? अभी 4,000 रुपये का धन लूट लिया, है ना? तो अध्यक्ष थे ये, संस्थापक नहीं थे। तो हाँ, यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है तो अध्यक्ष है, तो हम मार दिए सचिन सान्याल नहीं थे तो याद रखेंगे इस प्रकार से। निम्नलिखित में से किसने गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती। कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1926 में सरदार भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना किया था। तो नौजवान सभा एक नया सभा का आप नाम सुन रहे होंगे। अभी तक हम जो भी सभा पढ़े हैं उसमें नौजवान सभा की स्थापना किसने किया है? याद रखेंगे, सरदार भगत सिंह और छबिलदास, और कौन है? यशपाल रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। देखिए मैं बता, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या है कि हम बता रहे हैं कि किसने, सरदार भगत सिंह, छबिलदास, रामचंद्र और यशपाल भगवत, इन लोगों से पूछ रहा है सवाल कि कौन शामिल नहीं था। तो अंबिका चक्रवर्ती ये बाद में जुड़ते हैं इससे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे की सूची दी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन लिप्त था, तो आपको बताना है। तो अभिनव भारत तो था ही, याद रखेंगे, अभिनव भारत तो था ही। अनुशीलन समिति था, तो दोनों सवाल, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब बी। चलिए, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति दोनों प्रकार के क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में किया था। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था 1888 में। किसके विरोध में? कांग्रेस के विरोध में। तो चलिए आगे बात करें। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? क्या हो जाएगा आंसर इसका? अरविंद घोष। याद रखेंगे, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष। याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नए सवालों की तरफ। बता रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है, 1939 में, सॉरी 1939 में ही, 1839 में, 1939 में ही। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे। 1 एवं 2 सही है, दोनों सही है। एमपीपी से इसका सवाल है ये। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगत सिंह इस संस्थापकों सदस्यों में से एक थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर की जेल में दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है कि फांसी पर चढ़ते हुए कुछ कहे थे, अगर वो आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, आसफुल्ला खां को फैजाबाद में दिया गया था। चारों को 4 जगह दिया गया था, याद रखेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई थी? तो गोरखपुर में। याद रखेंगे, गोरखपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। सवाल देखिए एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिरगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो किसने किया था? गोपीनाथ शाह। क्या बता रहा सवाल? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिरगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? किसने? गोपीनाथ शाह। याद रखेंगे, 12 जनवरी 1924 को कोलकाता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांति नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिरगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे की गोली लग गई। तो याद रखेंगे यहाँ पे, ध्यातव्य है कि चार्ल्स टिरगार्ट वर्ष 1928 से
1931 के मध्य कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर था। देखिए यार, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे यहाँ पे। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। तो यह बम जब फेंका गया था प्रफुल्ल चाकी और आपके खुदराम बोस के द्वारा, यह उनके बग्घी पे, बग्घी मतलब उनकी गाड़ी पर नहीं गिरा था, कनेडी के वाइफ और पुत्री की गाड़ियों पे ये गिरा। कनेडी कौन थे? भारत के लिए हमदर्दी वो जताने वाले वो व्यक्ति थे वो। तो भारत के व्यक्तियों के बारे में वो अच्छा समझते थे, कहते थे कि इनको आज़ादी वापस से मिलनी चाहिए। तो वो व्यक्ति थे। उनका पश्चाताप भी हुआ भारतीय लोगों को। ठीक इसी प्रकार की घटना कब हो रही है? कलकत्ता में भी हो रही है। चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह जो है, किसको, टरगाट को मारने के लिए जब जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे उनको गोली नहीं लग करके किसी और को गोली लग जाती है। उसका क्या नाम है? अवनेश नागरिक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों केस मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना हो, आ सकता है कि कौन सा मिलता जुलता है। इस प्रकार से आप इसे देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते हुए समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बताओ, बीना दास। क्या महिला थी, कितनी वीर महिला थी ना। कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार लें। क्या, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था, याद रखेंगे। अगला सवाल हम चलते हैं। लाठी कलप की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। देखिए, कलप की स्थापना क्यों किया जाता था, याद रखेंगे। जैसे कि व्यायाम मंडल हो गया है ना, लाठी क्लब, यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण किया जाता था, लाठी चलाने के लिए, कराटे करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए। ठीक है, व्यायाम से लोगों को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाते थे भारतीय लोगों को, और ताकि अगर युद्ध हो तो हम उसमें डट करके सामना कर सके। तो लाठी कलब, हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखेंगे। अखाड़ा, हिंदू अखाड़ा भी उन्होंने किया था, याद रखेंगे। विश्व युद्धों के बीच विश्व युद्धों के बीच वर्ष में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? याद रखेंगे। यहाँ पे क्या सवाल है कि विश्व युद्धों के बीच, ठीक, भारत में भारत में सक्रिय आंदोलन के संबंध, यहाँ से आप लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से अलग है। हम सवाल को देख रहे हैं। चलिए, करकी चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो आप बताइए, किए थे? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो नहीं। किसने किया था? पी मित्रा। कल आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। और इनके साथ में कौन कौन थे? रामचंद्र। और कौन थे? आप मुझे बताएं कमेंट में करके, है ना। मैं ही क्या बताऊं, आप लोग ही बताएं मुझे। चलिए, भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान, गलत है। शिवसेना हिंदुस्तान, गलत है। सचिन सन्याल, गलत है। तो आज का सवाल मैंने डिस्कशन कर दिया है, लगभग 91 सवाल हो गया आज का। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में हम।
कल। और हमारे वीडियो को जो आप लोग देखते हैं उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका ही चैनल है और इसे आपको ही आगे ले जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।